हाँ भाई, सब बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। सब बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर कि आप लोगों ने जो स्टार्ट कर रखा था एलपीपी अर्थात रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या, उसके अंदर आपने क्वेश्चन किए। मैंने आपको कहा था कि कंप्लीट एग्जाम्पल आप सोल्व करें। मैं कुछ एग्जाम्पल मेरी तरफ से ले रहा हूँ जिनमें हल्का फुल्का डाउट आपको रह सकता है, थोड़ा सा अलग डिफरेंट, क्योंकि अब तक के जो करवाए थे उनमें जो एग्जाम्पल था उनमें परिबद्ध क्षेत्र आपको प्राप्त हो रहा था और आप सीधे सीधे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। ठीक है, मैंने लिया आपका एग्जाम्पल नंबर 17। देखिए आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल 17 क्या बोल रहा है कि ज़ाड मिनिमम बराबर 2x1 माइनस 10x2 x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 एंड x1 माइनस 5x2 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू माइनस के 5 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर है बिल्कुल। तो देखिए और समझिए, सबसे पहले तो ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे क्या इन प्रतिबंधों के अधीन क्या जेड मैक्सिमम ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वही विधि अपनी जो है आलेखी विधि हम यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, आलेखी विधि हम यूज कर रहे हैं। आलेखी विधि हम यूज करते हैं। उसके लिए देखिए पहली इक्वेशन x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या होगा 0। क्लियर है। आपने देखा होगा इस इक्वेशन को, जैसे देखा है वो तो y बराबर x की लाइन नहीं होती क्या, जो ओरिजिन से पास होती है। y बराबर x की लाइन क्या होती है 145 एंगल पर झुकी हुई होती है ना। तो ये वही तो है। यदि मैं इसको क्या मानूं, मैं यहाँ पर x1 को मैंने मान लिया जैसे x और इसको y मान लिया, तो वही बनता है y बराबर x। तो इस इक्वेशन को जैसे देखा जाए तो क्या होगा x1 बराबर x2। ऐसी तो इक्वेशन बनेगी भाई, बताओ बनेगी नहीं बनेगी। आप खुद भी जानते हो जब x1 बराबर 0 लोगे तो x2 बराबर भी 0 आएगा, होगा। इसका मतलब ये जो लाइन बनेगी आपकी वो कौन सी बनेगी, यहाँ डायग्राम ले लेता हूँ साथ के साथ में। आप भूल रहे हो, इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ। आपने ये इक्वेशन देखी होगी y बराबर x, देखिए ना। बताओ ये इक्वेशन कैसी होती है, ऐसी रेखा मतलब सरल रेखा जो 45 एंगल पर झुकी हुई है, अर्थात जिसकी प्रवणता कितनी है 1, अर्थात थीटा बराबर कितना है π/4। तो इसका मतलब ये कहाँ बनेगी, ये ऐसे ही तो बनेगी ये y बराबर, अर्थात ये कौन सी लाइन है x1 बराबर x2 की लाइन है। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, बता दो मेरे को। क्लियर है बिल्कुल, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम। अब सुनिए अगली बात करता है वो, अगली कह रहा है, अगली इक्वेशन लेते हैं अपन ये वाली। तो देखिए सेकंड इक्वेशन ली मैंने ये वाली, एंड सेकंड इक्वेशन क्या है x1 माइनस के 5x2 इक्वल टू क्या है -5। डिवाइड कर देता हूँ x1 बटे -5 माइनस के 5x2 बटे में -5 इक्वल टू 1। होगा कि नहीं होगा, -5 का डिवाइड कर दिया हमने, क्या प्रॉब्लम है। आप बताइए ये कितना आ गया x1 बटे -5 प्लस के x2 बटे कितना 1 इक्वल टू 1। इसको समीकरण देखो, इसको तो समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। बताइए आप लोग यहाँ पर जब बिंदु ज्ञात करोगे तो क्या ज्ञात होंगे बिंदु, एक तो -5, 0 एंड दूसरा जो बिंदु होगा वो 0, 1 होगा। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, बता दीजिए आप मेरे को। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसके अंदर मेरे से बोल सकते हो कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, बोलो भाई नहीं। अब आप सुनिए ध्यान से यहाँ पर और समझिए। पॉइंट देखो, अब आप क्या करोगे -5 पे x की वैल्यू, मतलब जो रेखा बनेगी वो x की वैल्यू -5 पर आ रही है और ऊपर 0, 1 है। अब 0, 1 है, लगभग कहां पर जाएगा, यहां पर मान लो आप 0, 1 y की वैल्यू है ना, और y की वैल्यू है तो, और -5 लगभग इधर ले लिया मैंने थोड़ा सा, यहां तक आ गई ये रेखा, तो इधर से बढ़ेगी, यहां से निकलती हुई ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, बताओ आप। थोड़ा सा लाइन थोड़ा सा वो हो गई, 1 मिनट डायग्राम को चेंज करते हैं अपन, 1 सेकेंड देखो, यहां ले लेता हूं इस डायग्राम को। ये आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष तो ax2, ये x1। आपसे कहा गया -5 तो यहाँ पर होगी, तो -5 वाली लाइन ये वाली होगी, आप देख लीजिए आप।
जिसका y की वैल्यू क्या होगी आपकी 0,1 होगी, और ये क्या है x की वैल्यू। और एक जो लाइन है आपकी वो कौन सी है, ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है तो ये वाली लाइन है, देख सकते हो आप, यही तो होगी 45 एंगल पर। ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, ये वाली लाइन देख लीजिए आप, क्लियर है बिल्कुल। आप बताओ ये बिंदु है इन दोनों का कटान बिंदु, क्लियर सी बात है। एक बात बताइए आप लोग, इस बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं अपन, नाम दे दो कुछ भी, इसका नाम दे दिया कुछ भी, जैसे इसका ए ओ दे दिया तो इसका दे दिया मैंने ए पॉइंट दे दिया, कोई भी नाम, क्लियर है बिल्कुल। बिंदु ए के निर्देशांक की बात कर लेते हैं अपन। देखिए आपके सामने है x1 बराबर x2, इस समीकरण में रख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से x1 बराबर x2 समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 देखिए तो x1 माइनस के 5x1 इक्वल टू -5 होगा कि नहीं होगा बताओ, आप खुद भी जानते हो कितना आ गया, माइनस के 4 है, x1 इक्वल टू -5, तो x1 बराबर कितना आ गया 5/4। इसका मतलब x2 का मान भी 5/4 होगा ना, बोलो भाई x1 और x2 बराबर है तो इसका दोनों का मान कितना हुआ 5/4, 5/4, क्लियर है। अब बताओ एरिया दिखाएंगे, एरिया किधर होगा, ठीक है भाई, तो एरिया दिखाते हैं हम, और वो किधर होगा देखिए। देखिए ये भी क्या है आपकी असमीका के अंदर, आप देखिए ये लेस देन, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये क्या है आपका लेस देन इक्वल टू है, तो देखिए एरिया किधर होगा, जो ये वाली लाइन होगी, कौन सी वाली लाइन, ये जो आपकी दे रखी है -5 वाली, और ये वाली लाइन, तो देखो -5 वाली जो लाइन है भाई, देखो ये वाली जो ग्रेटर देन है तो बाहर की ओर होगा ना, ये लो बाहर की ओर हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब आप देखिए प्रतिबंधों में आपने देखा होगा यहाँ पर कि ये वाला जो एरिया वो किधर हो गया आपका, ये वाला एरिया इधर हो गया, तो ये जो क्षेत्र बना आपका, ये तो अपरिबद्ध क्षेत्र बन रहा है, आप देख लीजिए आप, मतलब सुसंगत क्षेत्र तो प्राप्त होता है, लेकिन वो कौन सा होता है, अपरिबद्ध क्षेत्र होता है। कौन सा होता है, अपरिबद्ध। और अपरिबद्ध जो क्षेत्र है आपका, अपरिबद्ध क्षेत्र तो एक ही बिंदु रहेगा, उसी पर हमने सॉल्यूशन ज्ञात कर लिया। तो मैंने बात की सीधा सीधा जेड मिनिमम की, तो बात की 2x1 का मान कितना है 5/4 माइनस के 10x2 का मान कितना है 5/4। जेड मिनिमम की जो वैल्यू निकाली मैंने वो सोल्व करके निकल के आई वो -10। क्लियर सी बात है। मतलब इसमें सबसे बड़ी बात है क्या कि सुनिए ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। क्वेश्चन में दे रखा है उपयुक्त रेखाओं का एक द्विविम चित्र में आरेखन कर तथा प्रत्येक असमीका का हल निर्धारण करने पर सभी प्रतिबंधों की असमीकाओं के क्षेत्रों का उभयनिष्ठ हल छायांकित अपरिबद्ध क्षेत्र समस्या का सुसंगत क्षेत्र प्राप्त होता है। मतलब जो क्षेत्र प्राप्त हो रहा है वो कौन सा होगा, अनबाउंडेड प्राप्त हो रहा है, अपरिबद्ध प्राप्त हो रहा है, जबकि पिछले क्वेश्चनों में आपने देखा होगा बाउंडेड क्षेत्र आपको मिला था। ठीक है भाई। अब आप ध्यान देंगे यहां पर, इसका शीर्ष ए, केवल ए शीर्ष है जिसके निर्देशांक 5/4 5/4 है, तो जेड का इस शीर्ष पर निम्नतम मान निम्न होगा, जो हमने ज्ञात कर दिया। फिर क्या कह रहा है, उपयुक्त उदाहरण में प्रतिबंधों की सहायता से जेड मैक्सिमम का मान ज्ञात करना चाहे तो ज्ञात नहीं कर सकते। मिनिमम तो ज्ञात कर, जेड मैक्सिमम का मान ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इन प्रतिबंधों के साथ सुसंगत तल क्षेत्र एक तरफ से अपरिबद्ध है, मतलब बाउंडेड होना चाहिए था क्षेत्र। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है अपरिबद्ध, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन लेता हूं जिसमें मैं आपको समझाता हूं और, ठीक है, और लेते हैं एक और क्वेश्चन। एग्जाम्पल है, आप खुद ट्राई करोगे, मैं आपको समझा रहा हूं किस तरह से कौन कौन से डाउट रहेंगे इनमें। देखिए और लेता हूं क्वेश्चन में आपको, और जो बच्चे अभी नहीं लिख रहे हैं बाद में लिख लेना। ठीक है,
जिससे क्वेश्चनों की डाउट क्लियर हो आपके। जैसे मैंने एक क्वेश्चन नंबर ले लिया, आपको आया हुआ क्वेश्चन है 25। देखो आप 25वां क्वेश्चन। पच्चीसवां देखिए, 25वां क्या कह रहा है, आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। Z मैक्सिमम इक्वल टू 2x1 प्लस x2। अगला है सच दैट माइनस x1 प्लस के x2 लेस देन इक्वल टू 1 एंड माइनस के 5x1 प्लस के x2 लेस देन इक्वल टू 2 एंड x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लीजिए आप पहले तो इसको कि Z मैक्सिमम बराबर 2x1 प्लस x2 एंड माइनस x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 एंड माइनस के 5x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2 एंड x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाए अपन इसमें। अब सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो देखते हैं हम बोर्ड पर और समझते हैं। देखिए भाई, हम समझे यहाँ पर कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए भाई, सच दैट वो सोल्व करते हैं हम कौन सी विधि से, आलेखी विधि से। कौन सी विधि यूज कर रहे हैं, आलेखी विधि। देखिए आलेखी विधि यूज करते हैं। देखिए माइनस x1 प्लस के x2 क्या होगा, इक्वल टू 1। यही बात है ना। इसको मैंने समीकरण 1 डाली और बटे में ले आया तो x1 बटे -1 हो गया ना, और x2 बटे में क्या हो गया 1 इक्वल टू 1। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। तो बिंदु ज्ञात करता हूं मैं इसके, -1, 0 एंड क्या 0, 1। बताओ इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को। क्लियर है। चलो मैं अब आप देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड इक्वेशन की, -5x1 प्लस x2 इक्वल टू 2। तो देखिए x1 बटे में माइनस के 5x1 बटे में 2 प्लस x2 बटे में 2 इक्वल टू 1। इसे 2 डाल दिया। बताओ इसको कैसे लिखूंगा, x1 बटे में -2/5 प्लस x2 बटे में 2 बराबर 1। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा आप बता दीजिए। क्लियर है, बिल्कुल। अब आप खुद देखिए इसके अंदर थोड़ा और समझने की कोशिश करें। यहां पर देखिए बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे और समझने की कोशिश करेंगे। बिंदु क्या रहेगा वो देखिए। जो बिंदु रहेगा वो देखिए, इसके अंदर में जो बिंदु रहेगा, इसके अंदर बिंदु रहेगा माइनस के 2/5, 0 एंड जो दूसरा रहेगा वो क्या रहेगा 0, 2 रहेगा। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ आप लोग यहाँ पर कि एक और दोनों ही इक्वेशन है बस, और कोई इक्वेशन नहीं है। तो इस डायग्राम पर आ जाइए। अब माइनस में भी है वैल्यू, तो थोड़ा सा ये लो भाई, ये पॉइंट आपका O हो गया, जिसे 0, 0 आप बोलोगे। अब हम डायग्राम बनाते हैं जैसा जैसा वो क्वेश्चन पॉइंट दे रहा है हमको। देखो सबसे पहले तो पॉइंट की बात करते हैं हम। देखिए इसमें पॉइंट की बात करता हूं मैं, सब ध्यान देंगे, पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले -1 है, तो एक तो -1 है और एक माइनस के 2/5 है। तो बताओ 2/5 तो 1 से छोटा होगा ना। तो देखिए -1 यहाँ पर क्या है, लगभग यहाँ ले लिया मैंने -1, 0। ठीक है भाई, क्या ले लिया -1, 0।
हाँ भाई देखो, अब जब इसको हम बात करते हैं तो x1 बटे माइनस 2/5 प्लस के x2 बटे 2 इक्वल टू क्या है 1। अब आप देखिए 2/5 होगा तो इससे थोड़ा कम होगा, -2/5 हो गया, ये x की वैल्यू, कॉमा 0 है, कोई दिक्कत थोड़ी है इस बात पर। अब आप खुद देखिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, कहाँ पे गए अपन, कहाँ है और वैल्यू कहाँ है, y की वैल्यू बोलो, एक तो 1 है और एक 2 है, तो बताओ 1 तो ये तो 2 हो गई, जैसे 0,2 हो गया, एक क्या है वैल्यू 1 आधी हो गई लगभग, मान लो 0,1 हो गई। अब मिलाते हैं पर पॉइंट, एक तो 2/5 और 2 मिलेगा, तो 2/5 और 2 मिलेगा तो ये वाला पॉइंट मिलेगा ना भाई, 0,1 हो गया, ये वाला पॉइंट मिलेगा, देख लीजिए आप, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। और अब एक जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ये वाला, बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, क्योंकि जैसे पॉइंट होंगे वैसे मिलेंगे, अलग अलग वहां तो काट नहीं से रहा वो, क्योंकि 1 और 2 पर है तो वहां तो अलग अलग ही जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर कि ये वाला चिन्ह, तो देखिए आप इसमें क्षेत्र की बात करूँ तो क्षेत्र किधर होगा, क्षेत्र देखो इसका जो है ये वाली जो रेखा गई है आपकी, बताओ इसके लिए लेस देन इक्वल टू है ना, तो लेस देन इक्वल टू है तो कहाँ होगा, तो देखिए आप लोग इसका मतलब ये हुआ, ये तो क्षेत्रीय परिबद्ध मिल गया, इसका मतलब इसका हल ही क्या होगा, अपरिबद्ध, सीधा लिखेंगे इसका हल अपरिबद्ध है। बोलो भाई कोई दिक्कत है तो बताया मेरे को, क्लियर है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, 1 मिनट आप देख लीजिए, इसमें कोई भी समस्या है आपको तो देख सकते हो इसके अंदर। हाँ भाई आगे बढ़े आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। आज हम कुछ अलग अलग क्वेश्चनों पर डिस्कस कर रहे हैं। 18वें का फर्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया था लेकिन 85 में आया था, क्वेश्चन नंबर 18 और उसका फर्स्ट देखिए, Z मैक्सिमम इक्वल टू x1 प्लस के x2 एंड सच दैट x माइनस के x1 प्लस के x2 लेस देन इक्वल टू 0 एंड माइनस के 3x1 प्लस के x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो भाई कोई दिक्कत है, चले देखिए भाई, Z मैक्सिमम तो आले की विधि यूज करते हैं, आले की विधि में देखिए Z मैक्सिमम की बात करूं मैं, इसके लिए -x1 प्लस के x2 इक्वल टू 0, वही बात आ गई पुरानी वाली, x1 बराबर क्या आ गया x2, ये लाइन तो पता चल गई आपको, 45 एंगल पर झुकी हुई है, ठीक है, मूल बिंदु से गुजरती है, तो बताइए ये वाली लाइन हो गई वो, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन ये वाली है, ठीक है भाई। आगे चलो भाई, बातें नहीं, अगली इक्वेशन है माइनस के 3x1 प्लस के x2 इक्वल टू 3। अब आप खुद देखिए थोड़ा सा, 3 का डिवाइड किया तो क्या आ गया, माइनस के 3x1 बटे में 3 प्लस के x2 बटे में 3 इक्वल टू 1। आप देखिए डिवाइड किया तो ये इससे कट गया, तो x1 के बटे में -1 प्लस x2 के बटे में 3 इक्वल टू 1। जब मैं बिंदु ज्ञात करूंगा इसमें तो -1, 0 एंड 0,
बोलो, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। -1, -1 यहां पर होगा लगभग, यहां ले लिया, लो क्लियर है। और दूसरा है 3 कोमा, तो लगभग यहां पर ले लो कि पर ज्यादा दिक्कत आएगी लाइन खींचने में। 0,3 ले लिया अपन ने एक अनुमान के हिसाब से। बताओ भाई यहां पर इस पर जब लाइन खींची गई तो कैसी खींची जाएगी, इस तरह से चलेगी, सिंपल सी बात है। अब आप खुद देखिए, एक में कह रहा है वो लेस देन, ठीक है, तो इसमें तो किधर है, वो कह रहा है ग्रेटर देन, इसका तो कोई हल ही नहीं है। क्या नहीं है, इसका कोई हल विद्यमान नहीं है। अब मैं एक बात आपसे कह देता हूं, आपने 12th में पढ़ा होगा, आपको खुद को इन चीजों को डिस्कस करना है, क्यों नहीं है, क्या नहीं है, अपने हिसाब से सोचना है आपको, क्योंकि ये टॉपिक पुराना टॉपिक है 12th का, तो आप कवर कर सकते हो आराम से, ठीक है। आपको मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन करवाए, ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आपसे मैंने बोल रखा है कि आप मेरे से पूछ सकते हो डायरेक्टली। अब मैं जो बताऊंगा आपको, इसके बाद नई विधि बताऊंगा, अर्थात नया मेथड हम शुरू करेंगे, किसके लिए, इसी एलपीपी प्रॉब्लम जो है आपकी, इसी के लिए शुरू करेंगे। यहां तक के आपको क्वेश्चन करने हैं, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। और यहां तक के क्वेश्चन होने के बाद आप क्या करोगे, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल पूरे करने हैं, अनसोल्ड क्वेश्चन में केवल आए हुए क्वेश्चन करने हैं, जो कुछ मैंने करवा दी, और 1-2 और कर लेना आप लोग जो आया हुआ है एग्जाम में, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है भाई। ऐसा नहीं होता कि पूरे के पूरे क्वेश्चन करने बैठो आप, आपको मेथड और कंसेप्ट समझना है, रटना नहीं है, इस विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और आप ये भी ध्यान रखें, क्योंकि जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है, देखो सबसे पहले हमने पढ़ी आलेखी विधि। अब इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पढ़ेंगे हम कौन सी, बेसिक सॉल्यूशन, अर्थात आधारी हल के माध्यम से, सेकंड चैप्टर में जो पढ़ोगे आप। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, सुसंगत सिंप्लेक्स विधि, सिंप्लेक्स मेथड। उसके बाद जो पढ़ोगे आप द्वैतता में, अर्थात ड्यूलिटी में परिवर्तित करके मान ज्ञात करो, अर्थात द्वैतता में बदलना। उसके बाद आप पढ़ोगे इसी के, ये मेथड कंप्लीट हो जाते हैं अपने। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर इस बुक के अंदर असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इतना मैटर आपको कंप्लीट मिलेगा, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है उस हिसाब से आपको मैटर बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा। बस आपको काम क्या है, जो आपने पढ़ा है उस पर फोकस करना और समझना, ठीक है भाई। बोलो भाई, कोई और दिक्कत हो तो बताएं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये भी नहीं होना चाहिए कि आप लोग क्वेश्चन उठाओ और आपको दिक्कत रहे। देखिए सबसे पहले जो बच्चे, देखो बुक आपको मैं बार बार कह देता हूं, जेपीएच की ही परचेज करनी है, ये मैं आपसे कह देता हूं। सभी देख लीजिए, बुक आपको जेपीएच लानी है, ठीक है। और साफ लिख रखा है नवीन पाठ्यक्रम, अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में लानी है, अर्थात जो अभी जो आई है उस बुक को ही आपको परचेज करना है, ये वाली नहीं है। हाँ, वो क्या आएगी आपके, लिखा हुआ आएगा आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, तो वो बुक ही आपको परचेज करनी है, ठीक है। यदि कर ली हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस बच्चे ने नहीं की है वो बुक आपको जरूर लेनी है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप दोबारा देने जाओगे, क्योंकि कई बच्चे हैं जैसे 1 साल पढ़ ली और उसके बाद जैसे किसी को देते हो या दुकान वगैरह पे आप सेल भी करते हो, तो क्या होता है कि वो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो नई वाली बुक है वो ही 50% में हो जाएगी, समझ रहे हो आप, तो आपकी वो रेट नहीं मिल पाएगी आपको। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, नई बुक ही लोगे जो अभी प्रिंट हुई है, ठीक है भाई। और दूसरी बात, इस बुक के अंदर आप ध्यान दें, इस बुक में पूरी आपकी यूनिट नंबर 4 है, जितना भी मैटर है इसी के अंदर से यूनिट नंबर 4 का, ठीक है। बाकी जो 3 यूनिट है वो है आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, विविक्त गणित, जिसमें अपन ने 1 यूनिट पूरी की है, ओनली फर्स्ट यूनिट। उस फर्स्ट यूनिट में कुछ क्वेश्चन हैं जिसके कोई भी प्रॉब्लम या डाउट है तो वो और क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम उसमें पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम उसमें पढ़ेंगे, जैसे ये कंप्लीट हो गई उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ, वृक्ष, ये पढ़ेंगे उसके अंदर, उस बुक के अंदर, ठीक है।
जिससे अपन पढ़ा मतलब सेकंड और थर्ड यूनिट साथ साथ चलेगी, उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यूनिट चलेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, बस आप तो यही है, आपके जितने भी फ्रेंड हैं सभी को आप शेयर करें, सबको बेनिफिट मिले और सबको अच्छे से सेमेस्टर क्लियर हो, क्योंकि सेमेस्टर की एग्जाम का कोई ऐसा नहीं कह सकते अपन की ये अभी नहीं होगी, क्योंकि दिसंबर नहीं तो जनवरी में जरूर होगी। तो इसलिए आप लोगों को क्या करोगे, आप इस सिलेबस को तैयार करके रखें। 2 दिन लेट हो जाए एग्जाम, लेकिन अपन तैयार होने चाहिए, उसके लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए अपनी। आपको एग्जाम में जैसे आपके सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको हर दिन नए क्वेश्चनों के साथ रिवीजन करवाऊंगा, जिससे आपको बारी बारी से आपको तैयारी हो जाएगी। फिर आपकी जो भी डाउट होंगे, डाउट क्लास रखूंगा मैं, पूर्ण रूप से फर्स्ट सेमेस्टर आपके लिए रहेगा। बस आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, थैंक यू आज के लिए। हाँ, वो क्वेश्चन भूल गया मैं, ध्यान नहीं रहा। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पर टिक कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन पर। इस बच्चे की कॉपी में मैं टिक कर देता हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन भी है। उसके बाद आपके पास 4 क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन लगा लीजिए। अब आ जाइए आगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 18 का ए और बी, क्वेश्चन नंबर 25, बस इन क्वेश्चनों को और ट्राई आप कर लेना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ अलग मेथड जो है इन क्वेश्चनों में आपके पास आ जाएगा, जिसको आपको अलग से देखना है। ठीक है भाई, तो आपका आज का जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो कौन सा हुआ है, आलेख की विधि हमने कंप्लीट की है। जिस बच्चे ने आज जैसे डायरेक्टली क्लास लेता है तो पीछे की वीडियो देखें, उसके बाद उसे बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है भाई, और लगभग मैं आपको बता दूं कि कोई नए टीचर नहीं है, लगभग पढ़ाते हुए 15 से 16 साल हो गए हैं कंटिन्यू। समझ में आ रही है बात आपको। दूसरी बात, आपको और भी बातें बताई जाएगी, लेकिन पहले आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं मेरे बारे में कितना भी आपको बताऊं वो वैल्यू नहीं करता। सबसे बड़ा वैल्यू करता है कि मेरे द्वारा पढ़ाने के बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे नंबर आना, अच्छे से फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो जाना, वो मेन चीज़ है। मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आना चाहिए। हर टीचर हर जगह सब बढ़िया पढ़ाते हैं, बस फर्क होता है प्रेजेंटेशन का, जिसे जैसा अच्छा लगता है वैसा वो पढ़ता है। ठीक है भाई, आप लोग पढ़ें, और आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप जरूर लिखा करो, उसके अंदर कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखा करो। आपके अच्छे कमेंट होंगे तो मैं उसको शेयर भी करूंगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।